भाषा विज्ञान। आज हमारे एपिसोड के चौथा एपिसोड है हमारा, ठीक है। प्रश्नोत्तरी करना हम लोगों को। एपिसोड कौन सा है? चौथा। 5 एपिसोड होता है, चौथा है, इसके बाद एक और है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं भाषा विज्ञान का। भारोपी भाषा परिवार में सतम वर्ग से असंबद्ध है। तो ध्यान रखिए, भारोपी भाषा परिवार में जो सतम वर्ग से असंबद्ध है, जो सतम वर्ग से संबंधित नहीं है, उसे बताना है। तो ऑप्शन देखिए, विकल्प क्या है? ग्रीक, अल्बानी, बाल्टोस्लाविक और आर्मीनी। तो कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है जो सतम वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? ग्रीक। ग्रीक किससे संबंधित है? केंटुम से। केंटुम से ग्रीक संबंधित है, जबकि अल्बानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी किससे संबंधित है? सतम से। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। आपको बताया गया है कि 4 परिवार आपके सतम में आए थे और 6 परिवार केंटुम में गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सतम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है। तो सतम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा कौन सी है? संस्कृत है, अवेस्ता है, हिंदी है, स्लाविक है। तो ध्यान रखिएगा, सतम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा आपको बताना है। तो कौन है? अवेस्ता है। ठीक है, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अवेस्ता है सतम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा पूछा जाएगा तो अवेस्ता बताना है। जबकि संस्कृत किसकी है और हिंदी किसकी? स्लाविक। आता तो भारोपी परिवार संबंधित है, लेकिन हिंदी को इसमें ये बताया गया कि हिंदी को 100 कहते हैं, संस्कृत में शतम बोलते हैं। ठीक है, स्लाविक को क्या बोलते हैं? स्लाविक केंटुम भाषा है, उसमें तो कुछ नहीं है स्लाविक। केंटुम वर्ग की प्रतिनिधि, अच्छा, केंटुम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा बताना है। देखिए, जैसे सतम की कौन है? अवेस्ता है, तो केंटुम की भी कोई प्रतिनिधि भाषा होगी। तो कौन सी है? गाथिक, जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन। तो क्या होगा? हाँ, केंटुम की लैटिन है और संस्कृत सतम की अवेस्ता है। तो ध्यान रखिएगा, सतम की प्रतिनिधि भाषा क्या है? अवेस्ता, और केंटुम की लैटिन। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शतम वर्ग की लिथुआनी भाषा को क्या कहते हैं? जिम्तास, जिम्तस, 100 सतम। तो शतम वर्ग की लिथुआनी भाषा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? हाँ, जिम्तास। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। लिथुआनी भाषा को क्या कहते हैं? सतम वर्ग की लिथुआनी भाषा को जिम्तास। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रूसी में सतम को क्या कहते हैं? रूसी में सतम को क्या कहते हैं? शुतो, स्तो, सत, सतम। तो स्तो कहते हैं। किसको कहते हैं? रूसी को स्तो कहते हैं। ठीक है, सतम में ध्यान रखिएगा। सद किसको कहते हैं? सत फारसी को तो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फारसी में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शत। शतम संस्कृत में, ये आपको पता ही होगा। 100 हिंदी में कहते हैं। सूतो नहीं कहते, सूतो का कोई ऑप्शन नहीं मिला है, सूतो के बारे में कोई वर्णन नहीं है। रूसी में सतम को स्तो कहते हैं, स्तो कहते हैं, फारसी में सद कहते हैं, संस्कृत में सतम कहते हैं, हिंदी में 100 कहते हैं। फिलहाल विकल्प आपका बी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गेलिक भाषा में सतम को क्या कहते हैं? गेलिक भाषा कंत, कैंट, क्यूड, केंतो। क्या होगा? क्यूड ना, सी। गेलिक भाषा में सतम को क्या कहते हैं अर्थात 100 को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? क्यूड। विकल्प सी सही उत्तर है। फारसी भाषा में सतम को क्या कहते हैं? अभी भी बताया गया है। फारसी भाषा में सतम को क्या कहते हैं? सद, सूतो, केत, केद, सद कहते हैं। क्या कहते हैं? सद। विकल्प ए सही उत्तर है। सद बोलते हैं फारसी भाषा में। रूसी में क्या बोलते हैं? स्तो ना। संस्कृत में क्या बोलते हैं? शतम। और हिंदी में क्या बोलते हैं? 100। जर्मन भाषा में सतम को कहते हैं हुंड, कंत, हुंडर्ट, केद। तो देखिए, हर भाषा में 100 को क्या बोला जाता है ये भी जानते रहिए। ठीक है, तो जर्मन भाषा में शतम को कहते हैं, क्या कहते होंगे बताइए? हुंडर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंडर्ट। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। जर्मन भाषा में सतम को हुंडर्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी भाषा है बहिर्मुखी संयोगात्मक, बहिर्मुखी वियोगात्मक, आयोगात्मक, अंतर्मुखी वियोगात्मक। तो आप लोग भाषा विज्ञान लेंगे कपिल देव द्विवेदी की, तो उसमें एक चार्ट बना हुआ है ना, बहुत अच्छे से। योगात्मक, अयोगात्मक। देखिए, हम आपको बताते हैं। उस चार्ट को देखेंगे तो पहले भाषा है, भाषा में फिर दो तरह से विभाजित हुआ है। पहले एक अयोगात्मक है, दूसरा योगात्मक है। फिर देखा जाएगा अयोगात्मक कौन है, तो चीनी, तिब्बती अयोगात्मक है।
फिर आएगा योगात्मक। तो योगात्मक 3 प्रकार से होगा, क्या? श्लिष्ट, नहीं, पहले अश्लिष्ट, फिर श्लिष्ट, फिर प्रश्लिष्ट। फिर उसमें भी डिवाइडेशन है, क्या? अश्लिष्ट में आप देखेंगे तो क्या क्या आएगा? पूर्व योगात्मक आएगा, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक आएगा। फिर वहीं देखेंगे श्लिष्ट में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, फिर अंतर्मुखी में संयोगात्मक, वियोगात्मक और बहिर्मुखी में भी संयोगात्मक और वियोगात्मक। यहीं पर जब आएंगे श्लिष्ट वाले में तो जो अंतर्मुखी है इसके संयोगात्मक अरबी आएगा और वियोगात्मक में हिब्रू आएगा, जबकि श्लिष्ट बहिर्मुखी के संयोगात्मक में संस्कृत है और वियोगात्मक में हिंदी है। तो यही चीज है, तो क्या हो जाएगा? देखिए श्लिष्ट भाषा है, पहले तो हिंदी श्लिष्ट है और बहिर्मुखी है, किसमें होगा? ये बहिर्मुखी वियोगात्मक हो जाएगा, क्या? हिंदी। और जबकि यही संयोगात्मक कह देंगे बहिर्मुखी में तो क्या हो जाएगा? संस्कृत। ठीक है, श्लिष्ट है, इसमें श्लिष्ट नहीं जोड़ा गया है, अगर श्लिष्ट भी जोड़ दें तो भी सही होगा। ये श्लिष्ट है, बहिर्मुखी है, वियोगात्मक है, कौन? हिंदी। और संस्कृत कहेंगे तो श्लिष्ट है, बहिर्मुखी है, लेकिन संयोगात्मक है। ठीक है, तो विकल्प भी सही उत्तर है। बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है, अगर ऐसे जानेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। संस्कृत भाषा है, आ गया। श्रेष्ठ भाषा है, पहली बात, बहिर्मुखी है प्लस संयोगात्मक है, तो क्या हो जाएगा? सी वाला, बहिर्मुखी संयोगात्मक। अब वियोगात्मक क्या है? हिंदी है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल भारोपी भाषा में स्वर भेद किस कारण से होता था? स्वर भेद किस कारण से होता था? अनुदात्त स्वर के कारण, उदात्त स्वर के कारण, स्वरित स्वर के कारण, प्रत्यय के कारण? देखिए ध्यान रखिएगा, मूल भारोपी भाषा में जो स्वर भेद होता था वो उदात्त के कारण होता था। किसके कारण? उदात्त स्वर के कारण होता था। 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जो ऊपर से बोला जाए उच्चैर उदात्त वो उदात्त है, नीचे अनुदात्त जो नीचे से बोला जाता है अनुदात्त है, समाहार स्वरित जो बीच से बोला जाता है अर्थात मध्य से बोला जाता है वो स्वरित होता है। फिलहाल उदात्त स्वर के कारण भेद होता था। विकल्प भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। शतम वर्ग की भाषा है, क्षमता, शतम वर्ग की शाखा है, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनी, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कई बार बताया गया है, शतम वर्ग की शाखा क्या है? उपयुक्त सभी। विकल्प डी सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय आर्य भाषा के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 1, 2, 3, 4। तो आर्य भाषा की कितनी अवस्थाएं होंगी? 3। आपको पहले ही पता होगा 3 है। कौन कौन सा? प्राकृत वगैरह इसी में आता है ना, मध्यकालीन, आधुनिक काल, ये सब। विकल्प सी सही उत्तर है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? यही चीजें हैं। 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है ये बताना है। तो क्या हो सकता है? 2500 से 500 ईसा पूर्व तक। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 2500 से 500 ईसा पूर्व तक होगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। फिर देखिए मध्य भारतीय आर्य भाषा, यही 3 प्रकार का भाषा थी, प्राचीन और मध्य और आधुनिक। मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? 1500 से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक की, इसमें से कोई नहीं। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आइए अगले प्रश्न में, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कितना है? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक, इसमें से कोई नहीं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का टाइम क्या होगा? 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अपभ्रंश काल कहा जाता है प्रथम प्राकृत काल को, द्वितीय प्राकृत काल को, तृतीय प्राकृत काल को, सभी को। तो अपभ्रंश काल किसे कहा जाता है? तृतीय प्राकृत काल। हाँ, तृतीय आधुनिक वाले को कहा जाता है तृतीय प्राकृत काल को, जो कि आधुनिक है, अब तक जो चला आ रहा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ए बी दोनों, केवल बी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है? दोनों, लौकिक वैदिक दोनों आ जाएगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत दोनों, लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत दोनों आती है। विकल्प से सही उत्तर है। वैदिक संस्कृत की कितनी स्वर ध्वनियां पाली में लुप्त हो गईं? 5, 7, 3, 4।
तो वैदिक संस्कृत की कितनी स्वर ध्वनियाँ पाली में लुप्त हो गई, कौन कौन सी, ध्यान रखिए कौन सी लुप्त हुई हैं, ये पता होना चाहिए। ए शायद नहीं है, कई ध्वनियाँ नहीं आती हैं। 5 कितने, 5 लुप्त हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लिख भी लीजिएगा कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जो लुप्त हुई हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा ए, हाँ ये ध्यान था मुझे, छोटी दीर्घ दीर्घ, रसरी और री, आए आओ आई ठीक है। 5 पाली ऐसी हैं जो ध्वनियाँ जो नहीं आती है, जान लीजिए। री 5 व्यंजन विलुप्त, और री, ए आई औ ना, आए और आओ, हाँ वही तो, आई औ। री आई आओ। ठीक है। वैदिक संस्कृत के निम्न में से कौन सी स्वर ध्वनि पाली में लुप्त नहीं हुई है? री, ए औ, ओ नहीं हुई है ना। हाँ, देखिए री, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आप बोल रही हैं, ये ना। फिर ए भी लुप्त हुई है, औ भी लुप्त हुआ है, आई औ री और री ये लुप्त हो गए हैं ना, लेकिन ओ बचा है। ठीक है, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। ओ ऐसी ध्वनि है जो पाली में लुप्त नहीं हुई है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको जानना जरूरी है, कौन सा है कौन सा गायब हो गया है। ठीक है, ये भाषा विज्ञान का चौथा एपिसोड था। एक एपिसोड आपके सामने अभी और आएगा। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत है।